दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक सीरीज हमने शुरू की थी कुछ दिनों पहले, जिस सीरीज का नाम है, श्रेणी का नाम है गुजरात की राजनीति के बुझते हुए सितारे। हमने शुरुआत तो विजय रूपाणी साहब से की थी। कुछ 4 एपिसोड हमारे हुए और फिर हमारा जो पूरा गला है वो बैठ गया। तो क्या करें, तो ठीक से आवाज निकल नहीं पा रही थी और खांसी भी थी थोड़ी और कफ काफी हो गया था। तो हमने सोचा कि थोड़ा इसमें ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं जो देखते हैं, सबके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, फोन आए हैं कुछ मित्रों के, दोस्तों के। और ये पूछा गया कि साहब आपने इसको बंद क्यों कर दिया। हमने कहा बंद नहीं किया है भाई, बंद नहीं किया है। और ये जो गले में अभी जो खराश है, अभी थोड़ा एक थोड़ा लंबा चला हुआ एक प्रॉब्लम है। ये इलेक्शन के दौरान ही शुरू हुआ था और बीच में थोड़ा ठीक हो गया, फिर ये कश्मीर से वापस आने के बाद फिर से परेशान हुए। पर अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं और कफ भी जो है काफी कंट्रोल में हमको लग रहा है कि धीरे धीरे वो भी सूख रहा है आयुर्वेदिक उपचारों से। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं भाई। आज 5वां एपिसोड करते हैं विजय रूपाणी साहब के शासनकाल को लेकर। और जहां हमने इस बात को छोड़ा था, वहां हमने जो अंतिम चौथा एपिसोड था उसमें कहा था कि तो आखिरकार हमने रूपाणी साहब की उस रिक्वेस्ट को मान लिया। हमने मतलब कि अखबार में मान लिया कि चलिए इस खबर को हम नहीं छापते हैं। और उन्होंने भी अपने आ, जो कमिटमेंट दी थी कि भैया आज ही के रात को जो है सबकी सैलरी हो जाएगी। जैसे हमने उस एपिसोड में कहा था कि जयंत सिंह साहब का रात को 1:28 पे एक SMS आया था। इसमें लिखा था कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरवेंशन मयूर, ऑल दी सैलरीज आर क्रेडिटेड टू दी एम्प्लॉइज अकाउंट। तो हमको लगा कि चलिए कम से कम एक वो काम तो हुआ। बायलाइन नहीं आई उसका दुख तो था मन में कि एक बहुत बड़ी खबर हमको जो है छोड़नी पड़ी। और वरना दूसरे दिन फ्रंट पेज की आ, एक वो बायलाइन होती बड़ी स्टोरी। पर से दो फायदे हुए। एक, उन कर्मचारियों का उनकी जो तनख्वाह थी वो हो गई। और दूसरा कि जैसे मैंने उस एपिसोड में कहा था कि एक सरकार को देखने का एक अलग सा वोल्टेज पॉइंट मिल गया, एक अलग से एक ऐसा एक जगह मिल गई हमको जहां से शायद हम एक्सक्लूसिवली उस चीजों को देख सकते थे या समझ सकते थे। दूसरे पत्रकारों के मुकाबले की बात कर रहा हूँ मैं, कंपेरिजन की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हमको सरकार में कोई स्पेशल चेयर मिल गई थी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक वो सॉफ्ट कॉर्नर बन गया हमारे प्रति और अखबार के प्रति उस समय की सरकार का कि यार ये लोग थोड़े जो है वो सेंसिबल लोग हैं। और ऐसा नहीं कि चढ़ जाएंगे या धमकाएंगे या इस खबर का कोई और तरह से लीवरेज या माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे ना, ऐसा ये अखबार है ना ऐसा ये पत्रकार है। तो एक अच्छी छवि हमारी और हमारे अखबार की बनी उस सरकार में। तो फिर तो धीरे धीरे काम करना शुरू किया रूपाणी साहब ने। और इन सब की कोशिश ये थी कि कैसे एक आंदोलन के चलते एक मुख्यमंत्री जो बहुत सीनियर थी अपने वक्त की, उनको जब ये छोड़ना पड़ा तो उस समय क्या था मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी हालात ठीक नहीं थे। ये मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं। और जिस तरह से आनंदीबेन पटेल को छोड़ना पड़ा था, उस उस तरीके को देखते हुए जितने पाटीदार बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं मन में आहत भी थे, दुखी थे, पीड़ित थे और गुस्सा भी थे। अब क्योंकि विजय रूपाणी साहब को, जो मैंने उस समय एक अगले एपिसोड में बताया था कि क्योंकि उनको मुख्यमंत्री इसलिए भी बनाया गया कि वो किसी बड़े जिसकी तादाद बहुत बड़ी हो, जिसकी वोट बैंक बहुत बड़ी हो, ऐसे कोई
जाति या समुदाय से नहीं आते थे, वो जैन समाज से आते हैं। अब जैनों की तादाद वैसे भी बहुत पूरे देश में कम है, गुजरात में भी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो लॉजिक ये था कि इससे ना पटेलों को लगेगा कि भाई ओबीसी को हमारे सर पे डाल दिया, ना ओबीसी को लगेगा कि फिर से जो है पटेल को हमारा मुखिया बना दिया। दलित आदिवासी भी कुछ इसमें ज्यादा कुछ विरोध कर नहीं पाएंगे, और मुसलमानों को भी ये कुछ इससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कुल मिला के सबको ये लगना चाहिए कि भाई ये आदमी जो है बेसिकली वो किसी एक विशेष जाति या कम्युनिटी या धर्म संप्रदाय को प्रिफर नहीं करेगा, ना उसको आगे बढ़ाएगा। तो न्यायिक रूप से काम करेगा, सबको एक नजरिए से देखेगा। ये इस तरह का एक भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को लाना था। पर ये क्या हो पाया? ये नहीं हो पाया। और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पाटीदार जितने भी बड़े नेता थे, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, या फिर वो अपने सामाजिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, या चुने हुए विधायक क्यों ना हो, उनको लगा कि हमारे साथ तो बड़ा अन्याय कर दिया। और इसमें सबसे मुखर जो थे वो थे नितिन पटेल साहब। नितिन पटेल साहब को लगा कि गजब का मजाक कर दिया गया हमारे साथ भैया। क्योंकि अब जब उनको कहा गया होगा, एक इशारा किया गया होगा, तभी तो उन्होंने अपने बायोडाटा के पर्चे पूरे पत्रकार जगत में बांटे थे। तो बड़ा महान उनका हुआ, ऐसा उनको भी लगा, और बाकी जो पाटीदार समाज के लोग थे उनको भी। और उनको ये लगा कि एक तो आनंदीबेन को निकाल दिया, ये तो ये तो एक पटेल समाज की गौरव पर एक एक घात थी। उसके बाद नितिन पटेल की भी एक तरह से जो है वो मजाक बना के रख दिया गया, तो ये तो और दूसरा बड़ा घाव लगा है हम पर। तो नितिन पटेल साहब और उनके और पाटीदार, और विशेष रूप से उत्तर गुजरात के पाटीदार, इस सरकार में रहकर एक विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाना शुरू कर दिया, जो हमने बड़े करीब से देखा है। नितिन पटेल साहब के पास एक तो वित्त मंत्रालय था, और वित्त मंत्रालय के साथ साथ उनके पास शहरी विकास का भी विभाग उनके पास ही था। ये दो बड़े महत्वपूर्ण विभाग है। रेवेन्यू की तरह वो भी इतना ही बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तो होने ये लगा कि एक कोल्ड वॉर सा शुरू हो गया। अच्छा, अब इसमें एक बात जो है थोड़ा थोड़ा सा डाइवर्जन है, लेकिन बता दें आपको। नितिन पटेल साहब को हमेशा ये लगना, ये वो भी उस तरह से देखा जाए तो बड़े कच्चे कान के मैं उनको मानता हूं। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि यार ये मयूर जानी जो है उसने ये खबर सबसे पहले लिखी थी कि विजय रूपाणी जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। फिर ये यही मयूर जानी है जिसने ये खबर 6 7 5 6 दिन पहले लिखी कि भले ही नितिन पटेल पर्चे बांट रहे हो लेकिन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बनेंगे। मतलब कि मयूर जानी और विजय रूपाणी के बीच में कोई साठ गांठ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना आज भी है। लेकिन उनको ये किसी कुछ कुछ पत्रकार हमारे भी तो होते हैं, जो हमारे शुभेच्छक होते हैं, जो जो चाहते हैं कि भाई उनका भी जो है कुछ सुना जाए, उनकी भी बात जो है इसको माना जाए, या उनका अपना भी कद या वजन जो भी आप कहें, वो जो सरकार जो भी बैठी हो चला रही हो, उन सब में उनकी बात को भी इतनी एक गंभीरता से लिया जाए, तो कुछ होते हैं, मानव सहज है ये बड़ी बात। तो उनको बताया गया फिर बाद में कि भाई कुछ ऐसे आपके शुभेच्छक थे, उन्होंने कहा कि ये भी राजकोट के हैं, ये भी बिल्कुल राजकोट के बगल का है, और तो पुराने संगी हैं, ये इनका कुछ है दोनों का। तो नितिन भाई देख लीजिएगा, ये फिर भास्कर में तो फिर इन्हीं की जो है फेवर में खबर छपेगी, आपको तो मतलब जैसे आपको दबाया जाएगा खबरों के मामले में, और हो सकता है कि आपकी जो भी जहां भी जरूरत पड़ेगी आपकी पोल खोल दी जाएगी, ऐसा कुछ इनको बताया गया, ऐसा मैंने सुना है। तो, तो वो थोड़े कतराते थे हमसे हमेशा।
एंड तक कतराते रहे हमेशा, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी खबरें की जहां पे उनको अच्छा नहीं लगा। तो जब भी उनको मिलना होता था तो वो मिलते थे, लेकिन बड़े शुष्क तरीके से, और ये एक बड़ी सावधानी रखते थे कि मैं ऐसी कोई बात ना पूछ लूं या वो ऐसी कुछ बात ना कर दें, ताकि मुझे कोई कुछ लिखने का मौका मिल जाए। ये इनके मन में हमेशा एक मन में वहम रहा हमेशा। ये एक एक डाइवर्जन वाली बात मैंने कर दी, पर लोग बताने इसलिए थे क्योंकि आगे इसका एक रोल है। इस इनकी जो इनका जो एक ये जो एक मानसिकता थी मेरे लिए जो बनी थी, उसका फिर आगे एक रोल आता है। वो आगे जो बात चलेगी तो उसमें आपको पता चलेगा, तो इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। तो अब सरकार में ये होने लगा कि जो बात विजय रूपाणी साहब करना चाहते थे या जैसे चलाना चाहते थे, वहां नितिन पटेल साहब जो है वो अपना पावर रखते थे। तो कुछ फाइलें ऐसी थी जो हिल नहीं रही थी, कुछ पॉलिसी मेकिंग चीजें थी जो कैबिनेट में तय की हो जानी होती है, वो हो नहीं पा रही थी। पेट्रोल के दामों को लेकर उस समय बहुत बड़ा हंगामा था, और रूपाणी साहब ने जैसे ही पद संभाला अगस्त में 2016 में, और नवंबर में हो गई नोटबंदी। और नोटबंदी के चलते देश और पूरे गुजरात में, देश में भी और पूरे गुजरात में भी लोगों की हालत बड़ी खस्ता थी। और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, लगातार लगातार बढ़ते जा रहे थे। और उस समय एक उनका हर समय कुछ अंतर, समय के अंतर पे एक वो शिविर होता है उनका, एक मंथन, विचार मंथन वगैरह करते हैं लोग। वो रखा गया था इधर ये कैंसविला करके जो है एक जगह है, तो वहां पे वो पूरा एक ये इनका विचार मंथन शिविर रखा गया था। तो क्योंकि ये दोनों के बीच बन नहीं रही थी, विजय रूपाणी साहब और नितिन पटेल साहब के बीच में बन नहीं रही थी। पटेल साहब जो थे वो विजय रूपाणी से अनुभव के मामले में बहुत सीनियर, बहुत सीनियर। वो लगातार कई टर्म से कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको पता था शासन कैसे किया जा सकता है, शासन कैसे चलाया जा सकता है, अधिकारियों से कैसे काम लिया जा सकता है। ही वॉज इन दैट वे मच मच सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड, यू नो, कंपेयर टू विजय रूपाणी साहब। और विजय रूपाणी साहब का ये मानना था कि भाई जब मुझे शीर्षस्थ नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो मुझे काम करने की पूरी एक मुझे सहयोग भी चाहिए सबसे, और मुझे एक एक तरह से रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो वो कैबिनेट मंत्रिमंडल में उतना मिल नहीं पा रहा था, इतना वो चाहते थे। ये वास्तविकता है। तो वो एक विचार मंथन उनका शिविर हो रहा था कैंसविला में। और जैसे मैंने कहा कि पेट्रोल के दाम और जिस तरह से बढ़ रहे थे उस समय, तो बड़ा एक लोगों में रोष था। और एक आध दो बार पेट्रोल पंप एसोसिएशन वालों ने जो है हड़ताल कर दी थी। सीएनजी के बढ़ते हुए दामों को लेकर ऑटो रिक्शा वालों ने हड़ताल कर दी थी, और लोग भी जो है काफी गुस्सा लग रहे थे। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये सब बातें चल रही थी। तो ये कहा गया कि एक सुझाव दिया गया अंदर कि वेट घटा दिया जाए, जो वेट लगता है अगर उसको कम कर दिया जाए। सरकार तो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करेगी, सरकार उस पर जो सेस ले रही थी केंद्र सरकार, वो भी कम नहीं करेगी। लेकिन अगर हम घटा दें थोड़ा, तो चुनाव, अब 2017 में चुनाव भी आ रहे थे, है ना, तो क्या किया जाए, क्या कुछ कम कर दिया जाए, ऐसा ऐसी कुछ सोच विचार हो रहा था अंदर, ऐसी सुगबुगाहट थी। हमको कहीं से वो बताया गया कि भैया ये इस पर गंभीर एक तरह से चिंतन मनन हो रहा है। तो हमने कहा कि अगर चिंतन मनन हो रहा है, तो क्या संभावना है कि पॉजिटिवली जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से टैक्स कम कर दे, ताकि इसका फायदा राज्य की जनता को हो सके। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बोले रूपाणी साहब चाहते हैं कि ये हो जाए, लेकिन नितिन पटेल जो है अड़े हुए हैं कि नहीं, तो फिर लगातार इस तरह से प्रेशर में हमने काम किया, तब तो फिर लोग प्रेशर बनाते रहेंगे, हम तो फिर हमारा तो घाटा हो जाएगा। उन्होंने कहा, वो वित्त मंत्री थे राज्य के, उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर हमारा हिसाब पूरा गड़बड़ा जाएगा, कैसे करेंगे।
वैसे भी जो है उनको हर साल कुछ ना कुछ लोन लेना पड़ रहा है, ऋण जो है बढ़ रहा है, बैलेंस शीट ठीक से हमको लग नहीं रहा है, और फिर पैसे घटा दिए तो कैसे करेंगे? तो वो बड़े इसके खिलाफ थे। तो हमको बताया ये मामला है, और इस पर काफी लंबी बहस चली है उस विचार मंथन शिविर में। तो हमने कहा कि ये इतना लिखे तो हम गलत तो साबित नहीं होंगे। बोले नहीं, इतना तो आप जरूर लिख सकते हैं, पर आप देखिए वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है। मैंने कहा बिल्कुल, वो तो सूत्रों के हवाले से लिखी। तो हमने हमारे स्टेट एडिटर साहब से कहा कि देखिए ये बातें हुई है, और विजय रूपाणी इस पक्ष के हैं कि थोड़ा सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो टैक्स वसूल किया जाता है उसमें थोड़ी कम कटौती कर दी जाए। और नितिन पटेल मान रहे हैं। तो लिखो यार, खबर है, अच्छी खबर है। हमने लिख दी खबर कि गुजरात की जनता, तो गुजराती में हेडिंग था लेकिन मैं हिंदी में तर्जुमा जो है क्रक्स बता देता हूँ। क्रक्स ये था कि ये इतने रुपए का फायदा फ्यूल चार्जेस में गुजरात की जनता को हो सकता है, लेकिन पता चल रहा है कि नितिन पटेल जो है वो इसके आगे इसको रोक के खड़े हैं। ऐसा कुछ उस तरह का कुछ हेडिंग था, और फिर उसमें पूरी जो हमको जानकारी मिली थी वो जानकारी हमने पूरी एज इट इज किसी का नाम लिए बगैर सूत्रों के हवाले से लिख दी। लिख दी हमने। और दूसरे दिन जो है सुबह सुबह हमको दो फोन आए, और फिर क्या बातें हुई, फिर हमको क्यों बुलाया गया, और फिर जब हमको कहीं बुलाया गया तो फिर वहां रूबरू बैठ के क्या बात हुई, ये हम आपको कल बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको अभी जो हमने फिर से शुरू किया है तो आपको ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भाई पार्टिसिपेट कीजिए, आप कमेंट जरूर करें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस जैसा भी लगता है उसके बारे में कमेंट जरूर करें, ये हमको बड़ा पसंद आता है, तो आप जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं कि जब दूसरे दिन फोन आए तो किसके फोन आए, क्या बातें हुई, और उसके आगे फिर जो है वो खबर किसी एक और खबर की ओर हमको लेके गई। वो भी एक बड़ी खबर थी, तो उस पर भी आगे बात करें। तो आज इस श्रेणी में गुजरात की राजनीति के पूछते सितारे विजय रूपाणी साहब के कार्यकाल का ये 5वां हिस्सा था जो आपको देख रहे थे। छठे हिस्से के साथ फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।